मैं हर रात की कहानी सुनाने के लिए तुम्हारे पास नहीं हूँ, लोरी भी नहीं सुना पाऊंगा। मैं वहां नहीं हूँ तुम्हारे साथ पिलो फाइट के लिए, एक टब में साथ नहाने और मस्ती के लिए। मैं वहां नहीं हूँ तुम्हारे साथ बाइक राइडिंग के लिए, कैंडे दिलाने के लिए। हर रात जब लेटता हूँ तो कल्पना करता हूँ कि तुमने मुझे कसकर पकड़ रखा है और मैंने तुम्हें। ये लाइनें बेंगलुरु के रहने वाले सैयद अहमद मखदूम ने 3 साल के अपने बेटे के लिए लिखी थी। मखदूम की पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस लगाया और बेटे को लेकर मायके चली गई। मखदूम ने बेटे की कस्टडी मांगी तो उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने का आरोप लगा दिया। 19 दिसंबर 2008 को मखदूम ने अपने बेटे के लिए कुछ लाइनें लिखी और खुदकुशी कर ली। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या को आज 20 दिन गुजर चुके हैं। अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने की लड़ाई चल रही है, लेकिन इन 20 दिनों में न जाने कितने और अतुल सुभाष तथाकथित रूप से अपनी पत्नी से परेशान होकर इस तरह के कदम उठा चुके हैं। चाहे राजस्थान हो या फिर बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, कई अतुल सुभाष अब तक इस तरह के शिकार हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 2 ऐसे अतुल सुभाष की कहानी बताने जा रहे हैं जो अपनी पत्नी से इस कदर परेशान हुए और उनकी पत्नियों ने भी उन्हें इस कदर टॉर्चर किया कि उनकी कहानी उनके मरने के बाद भी अंदर से झकझोर देती है। एक की पत्नी ने तो अपने पति पर यह भी आरोप लगा दिया था कि वो अपने बेटे के साथ ही गलत काम करना चाहता है, जबकि दूसरे की पत्नी ने अपने पति को नंगा करके 4 दिनों तक घर में कैद रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका मन अंदर से पूरी तरह से झकझोर देगा ये वीडियो। आज के इस वीडियो में जिन 2 शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक का नाम है मखदूम और दूसरे का नाम है अरविंद। मखदूम कनाडा एम्बेसी में काम करते थे और अरविंद एक वकील थे, लेकिन इन दोनों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनकी पत्नी ने घर में उन्हें न्यूड कर बंधक बनाया, रेप, घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना के केस लगाए। अरविंद ने भी एक दिन जान दे दी। अब उनकी बुजुर्ग मां और भाई उनका केस लड़ रही हैं। अतुल सुभाष, मखदूम और अरविंद किरदार भले अलग अलग हों, लेकिन उनकी कहानी एक ही है। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के केस ने दोनों के परिवारों के बेटों का दर्द याद दिला दिया। परिवार वालों का गुस्सा उनकी पत्नी से ज्यादा सिस्टम पर है, जिससे पीड़ित पक्ष की आवाज नहीं सुनी गई। दरअसल मखदूम के परिवार में उनकी बड़ी बहन आसना नौशीन है। वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहती हैं। वो कहती हैं कि मखदूम कनाडा में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन वेलफेयर में काम करता था। वो 11 साल तक कनाडा में रहा, लेकिन शादी हिंदुस्तानी लड़की से करना चाहता था। उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाया और वहां उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। उस लड़की ने प्रोफाइल में पहली शादी टूटने की बात लिखी थी। मखदूम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लड़की से मिलने के लिए बेंगलुरु चला गया। मखदूम के परिवार वाले भी दिल्ली से वहां पहुंचे। मखदूम ने तय किया कि बिना किसी शोर शराबे के साथ मस्जिद में ही निकाह पढ़ा जाए। घर वाले भी राजी थे। 2004 में उन दोनों का निकाह हुआ। उनकी बहन कहती है कि शादी के बाद मखदूम ने भारत में रहने का फैसला किया। उसने यहीं जॉब शुरू कर दी। शादी के कुछ दिन बाद उनकी पत्नी ने अपने पिछले रिश्तों के बारे में बताया कि मखदूम उसका दूसरा नहीं बल्कि चौथा शौहर है। मखदूम ने इस बार अपने परिवार को कुछ नहीं बताया। फिर उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई। बच्चा होने के बाद मखदूम फैमिली में ऐसा इन्वॉल्व हुआ कि सब कुछ भूल गया। परिवार ने कहा कि उनकी पत्नी की 3 शादियों के बारे में उन्हें तब मालूम चला जब तलाक की नौबत आई। उनकी बहन कहती है कि मखदूम की पत्नी का मायका घर से कुछ ही दूरी पर था। उनका मखदूम की जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल था। बच्चा कैसे पालें, घर कैसे चलाएं, हर छोटी छोटी बात में वो मखदूम को टोका करते थे। मखदूम बेटे के लिए रोज खिलौने, नए कपड़े लाया करता था। इसके बावजूद भी ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते। झगड़े बढ़ने लगे तब मखदूम ने घर वालों को बताया। मखदूम की बहन भी बेंगलुरु में उनके घर जाती और दोनों को समझाती, फिर दिल्ली वापस आती। वैसे उनके घर वाले भी लगातार दखलंदाजी करने लगे। फिर झगड़े और भी ज्यादा शुरू हो गए। मखदूम की बहन कहती हैं कि साल 2008 में एक दिन मखदूम की पत्नी बच्चा लेकर गायब हो गई। किसी को कुछ नहीं बताया। जैसे ही खबर परिवार को मिली, परिवार के लोग बेंगलुरु पहुंचे और अगले ही दिन मखदूम के घर पुलिस आ गई। मखदूम की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा का केस कर दिया था। 15 साल पहले घरेलू हिंसा के केस में लड़के या फिर उनके परिवार की सुनवाई होती ही नहीं थी, जिसके बाद पुलिस मखदूम को गिरफ्तार करके ले गई। उनकी बहन कहती है कि मैं भी फौरन उनके पीछे भागी। मखदूम कांप रहा था, वो पसीना पसीना हो रहा था, तो उन्होंने पुलिस वालों से उसे अस्पताल ले जाने की गुजारिश की। बड़े मुश्किल से पुलिस वाले राजी हुए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। उसका शुगर 400 के पार जा चुका था। ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। डॉक्टर ने मेडिकल कंडीशन देखते हुए उसे एडमिट रखा। उस वक्त अरेस्ट टल चुका था।
घरेलू हिंसा के साथ मखदूम की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया था कि वो ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहता है। मखदूम ने भी पत्नी पर कई आरोप लगाए थे। पिछली 3 शादियों की बात छिपाने पर धोखाधड़ी का केस भी किया था। बच्चे की परवरिश ठीक से न करने पर भी आरोप लगाया था। मखदूम ने जब बेटे की कस्टडी मांगी तब उसने आरोप लगाया कि मखदूम बच्चा इसलिए चाहता है कि ताकि उसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशन बना सके। मखदूम बच्चे से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने सुसाइड करने से पहले 2 लेटर लिखे थे। पहले लेटर में बच्चे के लिए अंग्रेजी में एक कविता लिखी थी और दूसरे खत में उसने अपने लिए इंसाफ मांगा था। मखदूम की बहन कहती हैं कि ये जो अल्फाज मिटे से दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे लिखते वक्त उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अतुल सुभाष के मौत के बाद मखदूम की भी अब कहती हैं कि हिम्मत हार कर मैं बैठूं, फितरत ये नहीं है, बन के समंदर का आईना लहर और पुरजोर में आऊंगा। उन्होंने कहा कि शायद मेरा भाई अतुल सुभाष की मौत के बहाने फिर आया है, समाज को झंझोड़ने, सबको जगाने के लिए। ठीक ऐसी ही कहानी है दिल्ली के अरविंद की। बात है साल 2008 की। अरविंद की उम्र उस समय 26 साल की थी। एक दोस्त के घर ऋचा नाम की लड़की से मिलने पहुंचते हैं। दोनों रिलेशन में थे। पूजा के बहाने ऋचा उसे हरिद्वार ले जाती है। दोनों वहीं पर रात में रुकते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। इसमें एक फोटो में अरविंद उसकी मांग भरते दिखाई दे रहा था। अगले दिन लड़की ने लौटकर अरविंद के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। उसने रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने अरविंद से पूछताछ की और उसे जेल में डाल दिया। इसके बाद ऋचा ने अरविंद को धमकी दी। उसने कहा कि अगर मुझसे शादी नहीं की तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार जेल जाएगा। तुम्हारी प्रेग्नेंट बहन भी जेल में ही बच्चे को जन्म देगी। जिसके बाद अरविंद डर गए और उन्होंने आर्य समाज मंदिर में ऋचा से शादी कर ली। दोनों परिवार को बिना बताए साथ रहने लगे। शादी के 2 महीने बाद ही ऋचा ने अरविंद के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज का केस दर्ज किया। जिसके बाद अरविंद ने अपने पापा से कहा, मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ, आप मुझे जायदाद से बेदखल कर दीजिए, नहीं तो ये सब बर्बाद कर देगी। उनके पापा ने वकील की सलाह ली, ऐसा किया। इसके बाद वो हर 15-20 दिनों में नए नए आरोपों के साथ अरविंद की शिकायत लेकर थाने पहुंचने लगी। इसी बीच दोनों की बेटी हुई, लेकिन विवाद बढ़ता गया। अरविंद बेल पर बाहर आया। 2009 में उसे सरकारी नौकरी का ऑफर मिला। परिवार ने उसे समझाया कि ऋचा से मामला सेटल कर लो और नौकरी ज्वाइन कर लो। अरविंद भी यही चाहता था। वकील की सलाह पर ऋचा भी समझौते के लिए राजी हो गई। हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने फिर मुकर गई। नतीजा ये हुआ कि अरविंद के हाथ से नौकरी का ऑफर भी निकल गया। अरविंद के भाई कहते हैं कि अरविंद हमारे घर का सबसे तेज बच्चा था। उसने 3 सालों में लॉ की पढ़ाई पूरी की, रजिस्टर्ड वकील बना, अपना केस खुद लड़ना शुरू किया। साल 2013 में वो घरेलू हिंसा के केस से बरी भी हो गया। ऋचा समझ चुकी थी कि अब इससे लड़ना मुश्किल हो चुका है। अरविंद अपने काम में बिजी हो गया, लेकिन ऋचा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 18 अप्रैल 2017 को बेटी के बर्थडे पर इमोशनल ब्लैकमेल करके उसने अरविंद को अपने घर बुलाया और रेप का आरोप लगा दिया। पुलिस अरविंद को उठा ले गई। जिसके बाद पूरा परिवार थाने पहुंचा तो अरविंद का एक हाथ और एक पैर पुलिस ने टेबल से बांध कर रखा था। और जब दूसरे दिन थाने पहुंचे तो पुलिस ने कहा कि दोनों में समझौता हो गया है। वो दोनों घर चले गए, जबकि अरविंद घर नहीं पहुंचा था। 4 दिन हर जगह तलाशने के बाद जब पुलिस को लेकर ऋचा के घर अरविंद के परिवार वाले पहुंचे तो पहले ऋचा ने मना किया, लेकिन पुलिस जब शक के आधार पर घर में घुसी तो ऊपर के कमरे में अरविंद न्यूड हालत में बंधा मिला। उसके होठ सूख चुके थे। वो 4 दिनों से भूखा था। अरविंद ने पूछताछ में उस वक्त कहा था कि ऋचा चाहती थी मैं उसके साथ रिलेशन बनाऊं और वो फिर मुझे रेप के आरोप में जेल में डलवाए। हालांकि पुलिस ने फिर रेप के आरोप में अरविंद को ही जेल में डाल दिया। पुलिस ने कहा हमारे पास उसे काउंटर करने का कोई सबूत नहीं है। अरविंद के परिवार वालों ने कहा कि 15 दिनों के बाद अरविंद को जमानत मिली। अब वो बिल्कुल टूट चुका था। 14 दिसंबर 2017 की रात उसने अपने घर वालों को फोन किया। उसने कहा कि आज रात ऑफिस में रुकूंगा। उसके बॉस ने उसकी ड्यूटी लगा दी है और अगले ही दिन सुबह घर पर रखी उसकी जैकेट से 13 पेज का सुसाइड नोट मिला। घर वाले भागे भागे पुलिस के पास पहुंचे, मिसिंग की शिकायत दर्ज करवाई। 15 दिसंबर 8:30 बजे उसके पापा के पास फोन आया। बताया गया अशोकनगर रेलवे ट्रैक पर एक लड़के की डेड बॉडी मिली है। घर वाले जब पहुंचे, उसकी घड़ी देखी, कुछ सामान देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि उन्हीं का बेटा अरविंद है। 18 दिसंबर को पोस्ट के जरिए एक लेटर आया। अरविंद ने ये लेटर सुसाइड से ठीक पहले लिखकर पोस्ट किया था। ये उसका दूसरा सुसाइड नोट है। अरविंद की मां कहती हैं कि मैंने अतुल सुभाष का वीडियो देखा। उसकी मां को रोते हुए देखा तो लगा मैं बिलख रही हूँ। मुझे लगा मेरे अरविंद ने फिर से आत्महत्या कर ली है। कानून को इंसाफ को तौलना चाहिए। अभी और कितने बेटों के बाद ये सब कुछ खत्म होगा। बेटियां अगर प्यारी हैं तो किसी के बेटे भी पेड़ से नहीं झड़ते। उन्हें कितनी उम्मीद से हम पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, शादी का सपना देखते हैं और फिर ये हो जाता है। उस बेटे को कैसे भूलें। अरविंद के घर वाले कहते हैं कि पुलिस अब तक हमारा पक्ष सुन ही नहीं रही थी। हमने अरविंद की मौत के बाद कैंडल मार्च निकाला। मार्च के बाद शाम को FIR लिखी गई। केस SIT को सौंपा गया। 5 महीने जांच हुई और 18 मई
2018 को ऋचा को गिरफ्तार किया गया। वो 9 महीने जेल में रही, उसके बाद उसे बेल मिली। केस अब भी चल रहा है, फैसला आना बाकी है।